हेलो दोस्तों, जैसे कि हम हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर कर रहे हैं और हम अब तक जो कंप्लीट कर चुके हैं पुरा स्थल, कौन कौन से पुरा स्थल मिले थे। जैसे कि मेहरगढ़, कोल्डी हवा, महागढ़, कराल, बुर्ज होमचंद, हल्लूर और पेयमपल्ली। ये सारे इन सभी के बारे में हम बात कर चुके हैं, जो कि भारत उपमहाद्वीप में पाए गए थे। अब हम बात करते हैं स्थायी जीवन की ओर। कैसे स्थायी जीवन की ओर मनुष्य बढ़ा। स्थायी जीवन की ओर, जीवन की ओर, स्थायी जीवन की ओर कैसे आया। स्थायी जीवन की ओर मनुष्य देखते हैं। दरअसल क्या था, पुरातत्वविद जो कि पुरानी चीज़ों को खोजते हैं, कुछ पुरा स्थलों पर झोपड़ी और घरों के निशान देखे। किसके किसके झोपड़ियों और घरों के निशान देखे। किसके? घरों के निशान देखे। घरों के निशान देखे। जैसे कि आप पता लगा सकते हो, जम्मू कश्मीर के बारे में बताया था हमने, बुर्ज होम के बारे में बताया था। बुर्ज होम क्या होते हैं? बुर्ज होम कश्मीर में मिले थे। बुर्ज होम का मतलब होता है, लोग गड्ढे में नीचे घर बनाकर रहते थे। इसे क्या कहते थे? गर्तवास कहते थे। बुर्ज होम में गर्तवास यानी गड्ढों में रहते थे। गड्ढे में घर बनाते थे। यानी क्या होता था, जब सर्दियाँ आती थी, जब हवाएं चलती थी, तो वो गड्ढे मतलब ज़मीन में गड्ढे कर करके उसमें सीढ़ियाँ बना करके उसमें रहते थे। यानी कि अपनी फैमिली, परिवार के साथ या जैसे भी, ताकि हवाएं ऊपर से निकल जाए, क्योंकि हवाएं कभी भी नीचे नहीं जाती, ऊपर से ही निकलती हैं। तो इस वजह से वे क्या करते थे, जम्मू कश्मीर में बुर्ज होम में क्या किया, गर्तवास यानी गड्ढे के घर बनाए हैं। इनके वो मिलते हैं, गर्तवास कहा जाता था। इनमें उतरने और चढ़ने के लिए क्या होती थी? उतरने और चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। ये सीढ़ियों से उतरते चढ़ते थे। बात करें पुरातत्वों को, क्या हुआ, और ये ठंड से सुरक्षा के लिए थे। स्पेशल किसके लिए? ये गर्तवास किससे? ठंड से सुरक्षा के लिए। ठंड से सुरक्षा करते थे, ये भी ध्यान रखना। बात की जाए तो जो पुरातत्व थे, उनको झोपड़ी बनाई हुई थी। झोपड़ियाँ भी मिली कुछ जगह पर। झोपड़ियाँ मिली। झोपड़ियों के अंदर और बाहर क्या मिले हैं? अंदर और बाहर मिले हैं राख के अवशेष मिले हैं। जिससे क्या पता चलता है? जिससे देखिए ये पता चलता है, आग जलाते थे वे। किस लिए जलाते थे? अंदर और बाहर जलाते थे। वे खाना बनाने के लिए जला सकते हैं, या फिर ठंड के मौसम में जला सकते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि अंदर का मतलब है कि एक समय में वे क्या करते थे? एक समय में वे घर के अंदर खाना पकाते थे। और एक समय ऐसा भी आया होगा कि वे घर के बाहर भी खाना बनाया। जैसे कि ठंड में क्या करते होंगे? ठंड में हवाएं चलती होंगी वगैरह वगैरह, इस कारण वे क्या करते होंगे? घर के अंदर खाना बनाते होंगे। और बाहर क्या करते होंगे? बाहर जैसे गर्मियाँ हो गई, मौसम गर्मी ज़्यादा है, अंदर नहीं बना सकते, तो बाहर बनाया होगा। इस तरह से आप कह सकते हो कि क्या मिले? स्थायी जीवन की ओर साक्ष्य हैं। ये पुरातत्वविदों के अनुसार हैं, जितने भी मिले हैं। बात की जाए तो बहुत सारी जगहों पर पत्थर के औजार भी मिले हैं। बहुत सारी जगह पे क्या मिले हैं? पत्थर के औजार मिले हैं। इन औजारों की क्या खास बात है? ये जो क्या बोलते हैं, हमारे पुरापाषाण काल के जो थे, पुरापाषाण युगीन जो पत्थर थे, यानी कि पुरापाषाण उपकरण उनसे भिन्न थे। ये भिन्न होने के कारण इन्हें क्या कहा गया? इन्हें भिन्न कहा गया, इसलिए इन्हें क्या कहा गया? इन्हें नवपाषाण युग के पत्थर कहा गया। नवपाषाण कहा गया इस काल को। नवपाषाण काल कहा गया, ठीक है ना। नवपाषाण काल कहा गया इसे किसके आधार पर? भिन्न उपकरणों के आधार पर कहा गया। इनमें वे औजार कौन से थे नवपाषाण काल में? जिनमें क्या होती थी? जिनकी धार और अधिक पैना करने के लिए, जिनकी धार अधिक पैना करने के लिए क्या की जाती थी? अधिक पैना करने के लिए पॉलिश की जाती थी।
दूसरा क्या होता था यहाँ पे ओखली और मूसल, ओखली ओखली और मूसल, मूसल भी मिले हैं, ओखली मूसल मिले हैं। बात करें तो ओखली मूसलों के साथ में ये किस काम आते थे? ओखली मूसल ये अनाज पीसने के काम आते थे, अनाज पीसने के काम आते थे, अनाज पीसने के काम आते थे, अनाज पीसने के काम आया करते थे। बात करें तो वनस्पतियों को पीसने के काम आया करते थे। आज की बात करें तो आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग किया जाता है, ओखली और मूसल का प्रयोग किया जाता है आज भी हजारों साल बाद भी। बात करें तो प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा और कुछ हड्डियों से भी बनाए गए, ठीक है ना, हड्डियों से भी कुछ औजार बनाए गए नवपाषाण काल में। बात करें तो नवपाषाण युग के पुरास्थलों में कई मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं, ठीक है ना, कई मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं पुरास्थल स्थल में। इसमें नवपाषाण काल में ही क्या मिले हैं? मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। तो ये मिट्टी के बर्तन क्या थे? इन पर अलंकरण भी मिला है, मिट्टी के बर्तन पर अलंकरण मिला है। और बात की जाए तो बर्तनों का उपयोग किस चीज़ में किया जाता था? चीज़ों को रखने के लिए, चीज़ों को रखने के लिए किया जाता है, चीज़ों को रखने के लिए। बात करें चीज़ों को रखने के साथ साथ में ये क्या करते थे? बर्तनों में खाना बनाना भी स्टार्ट कर दिया, इन बर्तनों में क्या कर दिया? खाना बनाना भी स्टार्ट कर दिया, खाना बनाना भी प्रारंभ कर दिया, प्रारंभ किया, खाना बनाना प्रारंभ किया। और जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, ये क्या थे? इनके महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे, जीवन के आहार का हिस्सा बन गए। और इसके साथ साथ जब लोगों ने कपड़े बुने, ठीक है ना, कपड़े बुनने लगे तो उसमें कपास जैसे पौधे भी उगाए गए, कपास की खेती भी स्टार्ट हो गई कपड़े बनाने के लिए। कपड़े के लिए क्या हुआ? कपास की खेती स्टार्ट कर दी, कपास की खेती कर दी। बात करें क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ आए होंगे? क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, क्या ये परिवर्तन हर जगह पर एक साथ आए होंगे? ऐसी बात नहीं कि एक तरफ जहाँ कई जगह पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह कर रहे थे ना, वहीं अन्य लोग हजारों साल से दरमियान धीरे धीरे खेती पशुपालन में अपना लिया था और धीरे धीरे क्या कर रहे थे? मौसम के मुताबिक वे बदल रहे थे। बात करें अन्य रीति रिवाज के बारे में बात करें, यानी कि जनजाति के बारे में बात करते हैं। जनजाति क्या होती है? जनजाति क्या होती है? जनजाति की बात की जाए तो कृषक और पशुपालक क्या करते थे? ये समूह में रहते थे, ये क्या करते थे? समूह में रहते थे और जिन्हें जनजाति कहते थे, उन्हीं समूह को क्या कहा जाता था? जनजाति कहा जाता था। ये समूह में रहते थे और ये क्या करते थे? ये अलग अलग रीति रिवाजों को मानते थे, मतलब कि एक ही कुछ ऐसे रीति रिवाजों को मानते थे, रीति रिवाजों को जो इन सब में कॉमन थी, रीति रिवाजों को मानते थे। उस रीति रिवाज के अनुसार हम कह सकते हैं उन जनजाति से रिलेशन रखते हैं। तो कृषक और पशुपालक के समूह बने, समूह में क्या हुआ? कुछ रीति रिवाज बने, उनके आधार पर क्या कर दिया? इन्हें जनजातियों पर बांट दिया, यानी जनजाति कहते थे, जिन्हें जनजाति कहने लगे। बात करें तो ये भी कह सकते हैं जनजाति के लोग छोटी छोटी बस्तियों में रहते थे। क्या करते थे जनजाति के लोग? छोटी छोटी बस्तियों में रहते थे, छोटी छोटी बस्तियों में रहते थे। बात करें छोटी छोटी बस्तियों में रहते थे और ये क्या थे? ज़्यादातर परिवार एक दूसरे से संबंधित थे। संबंधित इस तरह के परिवारों के समूह मिलकर जनजाति का निर्माण करते थे, मतलब कि सारे परिवार एक दूसरे से संबंधित थे और संबंधित होने के साथ साथ में क्या करते थे? एक जनजाति का निर्माण कर देते थे। ये क्या कहलाती है? जनजाति कहलाती है। बात की जाए इससे नेक्स्ट की बात करें तो हम सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं कुछ चीज़ें, मतलब कि जैसे कि मेहरगढ़ में मृत्यु, पहला जो सूक्ष्म निरीक्षण दिए गए हैं इसमें, उनके बारे में बात करते हैं। सूक्ष्म निरीक्षण की बात करें तो ईरान वाले, ठीक है ना, सबसे पहले हम करते हैं मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु क्या है? मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु के बारे में बताएगा। तो बात करें यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बेलन दर्रे, और क्या बोलते हैं? बेलन दर्रे के पास का हरा भरा समतल मैदान था। ये कहाँ था? ये बेलन दर्रे का
आस पास का हरा क्षेत्र, हरा भरा क्षेत्र। और ये ही कौन सा एरिया है जहाँ पे सबसे पहले क्या कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए, लगभग 7000 वर्ष पूर्व के साक्ष्य मिले हैं। बात करें, ये कहा जाता है मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ स्त्री पुरुष ने सबसे पहले क्या गेहूं और जौ उगाया था। क्या उगाया था? गेहूं और जौ उगाया था। बात की जाए जौ की, तो जौ कहाँ पे सबसे पहले उगाया गया? ईरान में उगाया गया, लेकिन जो सबसे पहले साक्ष्य मिले हैं वो मेहरगढ़ में। सबसे ज़्यादा वैसे साक्ष्य मिले हैं ईरान में, लेकिन गेहूं की बात करें तो मेहरगढ़ में मिले हैं सबसे ज़्यादा। बात करें तो इन्होंने क्या किया, उगाना प्लस भेड़ बकरी भी पालना स्टार्ट कर दिया। वो किस बेस पे बताया गया? दरअसल जब खुदाई होती है तो उसमें परतें मिलती हैं, तो पुरातत्वविदों ने जब इस प्रकार की वो की तो जानवर की हड्डियां मिली, उसमें हिरन, सूअर, जंगली जानवर की हड्डियां भी शामिल थी। उसके बाद इस तरह से भेड़ और बकरियों की हड्डियां भी ज़्यादा मिलती हैं, और उसके बाद क्या करें, उसके ऊपर ज़्यादातर मवेशियों की हड्डियां भी मिली हैं। तो इससे क्या ऐसा लगता है ये लोग ना मवेशियों को पालते थे, यानी कि मवेशियों को पालते थे। स्तर की बात की जाए इस तरीके से, मान लीजिए आपका ये चौथा स्तर है, ये थोड़ा और टीला बना, ये तीसरा, ये थोड़ा और दूसरा, और ये पहला, मान लीजिए इस तरीके के। यहाँ से स्टार्ट करें तो यहाँ पे आपको मान लीजिए जंगली जानवरों का जिनका शिकार किया जाता था वो मिले, ठीक है ना, शिकार किया जाता था। फिर बात करें, कुछ ऐसे मिले, ऐसे जो मवेशी मिले हैं जिनका पशुपालन किया जाता था। यहाँ पे भी मवेशी मिले, यहाँ पे भी मवेशी मिले, तो मतलब परतों में बांट दिया गया। जब देखा गया कि पहले शिकारी थे, धीरे धीरे वे क्या बन गए, पशुपालक बन गए। पशुपालक यानी कि पशु, यहाँ पर क्या मिलता है, शिकार के साथ साथ में पशुपालन के भी बहुत ज़्यादा साक्ष्य मिलते हैं हड्डियों के कारण। तो इस कारण कह सकते हैं कि मेहरगढ़ क्या था, पहला स्थान था जहाँ पे क्या मिले हैं, कृषि और इसके साक्ष्य मिले हैं। बात करें मेहरगढ़ के अलावा चौकोर आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं मेहरगढ़ में। क्या मिले हैं? इस तरीके के चकोर घरों के, चकोर घर और आयताकार भी मिले हैं, ठीक है ना, आयताकार या चकोर, आयताकार या चकोर घर के साक्ष्य भी मिले हैं। कहाँ पे? मेहरगढ़ में। ये मेहरगढ़ की बात चल रही है, मेहरगढ़ में ही सब चीज़ें मिली हैं। यानी कि मेहरगढ़ में देखिए कितनी चीज़ें मिली हैं। कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे, कुछ क्या करते होंगे, कुछ रहने के काम आते होंगे, घरों के रूप में आते होंगे। तो ये कह सकते हैं कि देखिए सूक्ष्म निरीक्षण के बाद पता चलता है कि मेहरगढ़ में ही सबसे पहले क्या हुई थी, कृषि हुई थी और स्थायी स्थान बना था। तो इसके बाद बात करें तो क्या करते थे लोग बाग, मृत्यु के बाद क्या, जब मृत्यु हो जाती थी तो कुछ स्थान ऐसे थे जहाँ पर क्या करते थे, बकरी को दबाते थे साथ में। कुछ स्थान ऐसे थे कुत्ते को साथ में दबाते थे, कुछ को ऐसे ही दबा देते थे। तो बात करें तो ये क्या करते थे, मतलब क्यों उनको साथ में दबाते थे, दफनाते थे कुत्ते, बिल्ली या फिर वगैरह वगैरह जानवर को। तो इसका कारण ये था, लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी एक जीवन होता है, मृत्यु के बाद भी एक जीवन होता है और कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान रखे जाते थे ताकि वो क्या कर सके, उनका यूज कर सके। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं, मेहरगढ़ में भी मिली हैं ऐसी कई कब्रें, जिसमें क्या हुआ, मृतक के साथ एक बकरी दबाई गई है, मृतक के साथ। तो कहाँ पे मिला है? मेहरगढ़ से ही मिला है, ये भी मेहरगढ़ से मिला है, मृतक के साथ बकरी दबाई गई है। तो इससे क्या पता चलता है कि परलोक में मृत